डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री में टॉपिक गैसेस। इसमें इंक्लूड होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट्स होते हैं टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ द गैस। वेरिएबल्स होते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर। Volume of given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to pressure of the gas. It means by increasing the volume, pressure will be decreased, and by decreasing the volume, pressure will be increased. Put a constant in the equation. Volume will be equal to constant divided by pressure, or we can write PV. PV का मतलब है product of pressure and volume remains constant at constant temperature and number of moles. बॉयल्स लॉ को दूसरी फॉर्म में हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। फॉर इनिशियल कंडीशंस P1 V1 is equal to constant. For final condition P2 V2 is equal to constant. And if the temperature and number of moles are constant, then P1 V1 will be equal to P2 V2, and it will remain constant if we change the pressure or the volume at constant temperature and number of moles. Dear students, बॉयल्स लॉ में आइसोथर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो का मतलब है सेम और थर्म का मतलब है हीट। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम में बनाया गया ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो। जब प्रेशर और वॉल्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ बनाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स एक कर्व ऑब्टेन होता है जिसको आइसोथर्म कहते हैं। ये फिगर में आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आइसोथर्म प्लॉट किया गया है जिसमें वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है और प्रेशर एक्स एक्सिस पर है। अमेजिंग बात यह है कि दिस कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस एट हायर टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्राफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अगर हम टेम्परेचर को 0 से बढ़ाकर 25 कर दें तो आप देख रहे हैं कि लाइन वाई एक्सिस से भी दूर हो गई है और एक्स एक्सिस से भी दूर हो गई है। इसका मतलब है कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस एट हायर टेम्परेचर। सेकेंड ग्राफ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। 1/V को इनवर्स वॉल्यूम कहते हैं। ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विल बी ऑब्टेन्ड। प्रेशर और 1/V क्योंकि आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा तो 1/V बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, प्रेशर बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो 1/V ज्यादा होगा। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसको आप T1 टेम्परेचर पे देख रहे हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। लाइन कम्स क्लोजर टू वाई एक्सिस एट हायर टेम्परेचर। ये स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे T1 से T2 तो आप देख रहे हैं कि जो T2 पर लाइन है वो प्रेशर के करीब हो गई है, वाई एक्सिस के करीब हो गई है। ऐसा इसलिए है कि उसका स्लोप डिक्रीज हो गया है at higher temperature. Third graph है graph between pressure and volume. Dear students, graph between pressure and pressure volume PV। PV pressure और volume का प्रोडक्ट है। क्योंकि बॉयल्स लॉ में PV कांस्टेंट है, PV की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन अचीव होगी। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर प्रेशर और वाई एक्सिस पर PV। क्योंकि पीवी की वैल्यू चेंज तो हो नहीं रही, इसलिए ये एक डॉटेड लाइन हमें इसमें अचीव हुई है और ये डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन इट विल गो अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एट हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी, तो रहेगी कांस्टेंट ही, लेकिन ये एक्स एक्सिस से दूर हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं। प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टू हाफ। वॉल्यूम को आधा करना है। अब वैल्यूज तो दी नहीं हुई
तो आप सपोज कर लें, इनिशियल वैल्यू सपोज कर लें x वॉल्यूम की और फाइनल वैल्यू सपोज कर लें x/2। इनिशियल वैल्यू x है और फाइनल वैल्यू x/2 है। हमारे पास रिलेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ है। वैल्यूज पुट कर दें तो 2P1 x इज इक्वल टू P2 x/2। x x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों नॉमिनेटर में है, तो P2 विल बी इक्वल टू 2P1। का मतलब है जो नया प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर होगा, वो इनिशियल प्रेशर का डबल होगा। देखिए ना, P1 अगर 1 था तो P2 कितना हो जाएगा 2, P1 अगर 2 था तो P2 कितना हो जाएगा 4, तो वो डबल हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ ए गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टू हाफ डबल्स। अब आप देखिए इससे आप कितने एमसीक्यूज और बना सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू कर लें, वॉल्यूम को हाफ की बजाय आप 1/4 कर दें, क्वार्टर कर दें, 1/8 कर दें, 1/8 कर दें, ठीक है। इसी तरह आप रिवर्स कर लें, प्रेशर वॉल्यूम को रिड्यूस करने की बजाय बढ़ा लें, डबल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स। इसी तरह आप इसमें प्रेशर पूछा गया है, आप प्रेशर बता के वॉल्यूम पूछ लें। तो ए लॉट ऑफ एमसीक्यूज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि उसमें वैल्यूज तो नहीं दी हुई, लेकिन कुछ हमें उसमें ऐसा बताया कि 2 हाफ, 2 क्वार्टर, 2 1/4 या 5 टाइम्स इंक्रीजिंग, 5 टाइम्स इंक्रीजिंग, 8 टाइम्स। तो आप उसमें क्या करें, इनिशियल को x कर लें और फाइनल को हाफ है तो x/2 कर दें, क्वार्टर है तो x/4 कर दें, 8 है तो x/8 कर दें। इस तरह से आप इससे लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ हमारा सेकंड सब टॉपिक है। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट्स होते हैं प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, वेरिएबल्स होते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मास भी कांस्टेंट है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने से एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करने से एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होगा। एक बात याद रखिए, इसमें हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ स्लाइड्स के बाद हम देखेंगे कि चार्ल्स लॉ सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क नहीं करता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वर्क करता है, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली V इज प्रोपोर्शनल टू T, इसमें K लगा दें, V इज इक्वल टू KT, रीअरेंज कर लें, V/T इज इक्वल टू K व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस। V1/T1 अगर कांस्टेंट है तो V2/T2 भी तो कांस्टेंट होगा। अगर दोनों कांस्टेंट है तो V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2। इसका मतलब है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा इसलिए है कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर चेंज होगा, V1/T1 कांस्टेंट रहेगी। चार्ल्स लॉ की एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है आपकी बुक में दी हुई, जिसमें कांस्टेंट P और N है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स फ्रॉम ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इस बात का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे उसका वॉल्यूम चेंज होगा। हम कितना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी। अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम में 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऐड कर दें। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम था 25 डेसीमीटर क्यूब, तो 25 डेसीमीटर क्यूब को 273 पे डिवाइड करें, ये आंसर 25 में ऐड कर दें, तो अब ये नया वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो इतना ही वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम में से कम हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, बिकॉज दिस definition gives a quantitative effect of change of temperature on the volume. Vt is equal to V0 1 plus T over 273.
VT वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड V नॉट है, और स्मॉल t टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल है। चार्ल्स लॉ से एब्सोल्यूट स्केल डिराइव किया गया है। एब्सोल्यूट स्केल को K से मेंशन करते हैं, उसमें जो क्वांटिटी है वो K से, जैसे 0K, 1K, 2K, केल्विन इसको कहते हैं, केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से डिराइव किया गया एब्सोल्यूट स्केल के ग्राफ प्लॉट किया गया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली। ये ग्राफ, ये जो जगह मैंने पॉइंट आउट की है, यहाँ पे आके ये ग्राफ एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने तक गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, वो गैस नहीं रहती। जब गैस लिक्विफाई हो जाती है तो फिर जाहिर है उसकी गैस की प्रॉपर्टीज नहीं रही, और हम उसमें टेम्परेचर से उसके वॉल्यूम में चेंज मेजर भी नहीं कर सकते। इसके बाद आगे डॉटेड लाइन लगी है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। व्हेन दिस ग्राफ वाज एक्स्ट्रापोलेटेड, तो ये लाइन, डॉटेड लाइन, जो ट्रेंड ऊपर से आ रहा था उस ट्रेंड के मुताबिक इसको जब एक्स्ट्रापोलेट किया गया तो ये एक्स एक्सिस को कट करती है -273.16 पर। इसका मतलब ये हुआ कि -273.16 एक ऐसा टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए, उसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। अब वॉल्यूम अगर उसका 0, ये अचीवेबल नहीं है क्योंकि गैसेस उससे पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं, लेकिन अगर ये टेम्परेचर अचीव हो तो यहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट स्केल। तो एब्सोल्यूट स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस थ्योरेटिकली बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इट कोरिस्पॉन्ड्स टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात याद रखिएगा कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज द सेल्सियस टेम्परेचर कोरिस्पॉन्डिंग टू एब्सोल्यूट जीरो। ये बात आपने याद रखनी है। This is the temperature corresponding to absolute zero, 0 Kelvin. मैंने शुरू में आपको बताया था कि चार्ल्स लॉ is not valid on Celsius scale. It is valid only on absolute scale, Kelvin scale. देखिए सेल्सियस स्केल पे V1/T1 should be equal to V2/T2. आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से वैल्यूज ली गई हैं। 566 वॉल्यूम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इनिशियल हो गया, V1/T1 हो गया। 746 V2 है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड T2 है, तो ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इनको आप डिवाइड करके देख लेंगे, इक्वल नहीं आते। हाँ, अगर हम इसको एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट कर लें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसमें 273 ऐड करके इसको केल्विन में तब्दील कर लें, 283। इसी तरह दूसरा टेम्परेचर T2 क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें 273 ऐड कर लें, 373। अब ये दोनों टेम्परेचर सेल्सियस से चेंज हो गए एब्सोल्यूट स्केल में, केल्विन स्केल में। अब इसको जो है वो आप V1 को T1 से डिवाइड करें और V2 को T2 से, इट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट। 566 को 283 पे डिवाइड करें 2, 746 को 373 पे करें 2, इसका मतलब है कांस्टेंट। देखिए उधर भी 566 ही था, उसको 10 पे डिवाइड कर रहे थे तो कांस्टेंट नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस स्केल पर चार्ल्स लॉ वैलिड नहीं है। चार्ल्स लॉ वैलिड तब होगा जब हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल में मेजर करेंगे, केल्विन्स में मेजर करेंगे। एक एमसीक्यू देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर 4 टाइम्स। फिर वही बात आ गई कि टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, कोई वैल्यू नहीं बताई, तो आपको मेरा तरीका याद है ना, इनिशियल वैल्यू सपोज कर लें x, फाइनल वैल्यू 4x हो जाएगी। देखिए T1 x 4 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो T2 कितना हो जाएगा? 4x। फार्मूला है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये V1/T1 लिखा गया, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होना चाहिए इसको।
वैल्यूज पुट कर दें, T1 की वैल्यू x है और T2 की वैल्यू 4x है, रीअरेंज कर लें, 4v1 इज इक्वल टू v2। इसका मतलब क्या हुआ कि v2 इज 4 टाइम्स ऑफ v1। v1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 बनेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है ना, जितना आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उतना वैल्यू नहीं, उतने टाइम्स। वॉल्यूम 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम 2 टाइम्स डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। एक और एमसीक्यू देखते हैं, फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट जीरो। आपको याद है ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 0 केल्विन, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, -459.67 फ़ारेनहाइट, ऑल ऑफ दीज। अगर आप ये सोच रहे हैं ऑल ऑफ दीज, तो आप बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन है, -273.16 इज डिग्री सेंटीग्रेड कोरिस्पॉन्डिंग टू 0 केल्विन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी -459.67 इज फ़ारेनहाइट वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हम इसमें से सिर्फ 0 केल्विन को कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। इसमें कांस्टेंट होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरिएबल्स होता है वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैसेस, दो गैसेस हैं, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग कंटेनर में 1 डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। इन दोनों सेम कंडीशंस पर इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैथमेटिकली v इज प्रोपोर्शनल टू n। एवोगैड्रो लॉ को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस कंटेन्स 6.022 10⁻23। गैसेस के केस में आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं क्योंकि डायटोमिक गैसेस हैं ज्यादातर, तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। ये बड़ी याद रखने वाली चीज़ है, ये एमसीक्यूज में बड़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि वॉल्यूम को भी आप मोल से रिलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम को आप मॉलिक्यूल्स की तादाद से भी रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप मैस से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रोस लॉ में। एमसीक्यू है, नंबर ऑफ मोल्स इन 33.6 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम बता दिया गया है, 33.6 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस। देखिए मैं तो सिंपल से तरीके से सॉल्व करता हूँ। सिंपल से तरीके में क्या है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब में का मतलब है 1 मोल, 1 मोल का ये वॉल्यूम होता है ना, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि हाइड्रोजन का 1 मोल मौजूद है। अब 33.6 का मतलब क्या है, 33.6 को हम अगर ओरली करें तो इट इज 22.4 प्लस 11.2, 22.4 1 मोल, 11.2 हाफ मोल, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 0.5 1.5 मोल। सो आंसर इज 1.5 मोल्स। फिर मैं बता दूं आपको, 33.6 डेसीमीटर क्यूब है ना, इसको आप ओरली कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, कि इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 22.4, क्योंकि 22.4 में 1 मोल होता है, तो 1.5 टाइम्स में 1.5 हो जाएगा। इसको आप यूं कर लें, अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लें, 33.6 की बजाय हम इसको 44.8 कर लें, तो 22.4 में 1 मोल होता है, तो 44.8 में 2 मोल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखिए कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब हैज 1 मोल, उसमें तादाद भी याद रखिए 6.022 10⁻23। आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट है R और वेरिएबल्स हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड n। जिन 4 वेरिएबल से पहले हम प्ले करते रहे हैं, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो अब जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन में R कांस्टेंट। किस तरह से, PV इज इक्वल टू nRT, इसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ,
V is proportional to 1 over P, चार्ल्स लॉ, V is proportional to T, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इनको कंबाइंड कर दें तीनों को तो उसे क्या कहेंगे, कंबाइंड गैस लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड गैस लॉ। V is proportional to NT over T, इसमें प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा लें तो ऊपर इक्वेशन बन गई ना, PV is equal to nRT, R is the constant। आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT को हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, P1 V1 is equal to P2 V2 over T1 भी इसमें आना था, वो T उसमें नहीं आया, विल कांस्टेंट, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, this will remain constant। डेंसिटी ऑफ गैस भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, D is equal to PM over RT। तो ये इक्वेशन आप को याद होगा कि ये इक्वेशन में हमने कैसे मॉलिक्यूलर मास को हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। तो PV इज इक्वल टू nRT को हमने रीअरेंज किया और इसमें में हमने डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया, तो ये हमारे पास आ गया PM over RT। एक MCQ देखते हैं, डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट, ये ATP लिख दिया है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। डेंसिटी का फार्मूला आ गया PM over RT, इसमें आप वैल्यूज लगा लें, 1 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है, वो आप लगा लें, इसमें 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन R की वैल्यू है, 273 के जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अब इतना आप कैसे कैलकुलेट करते रहेंगे वहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 1.96, आपने तो करने जुबान नहीं, आप कैसे कैलकुलेट करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको याद रख लीजिए कि 1 over 0.0821 into 273, this will give you 0.044, 1 को 0.0821 into 273 से मल्टीप्लाई करके 1 को डिवाइड करें तो 0.044 आता है। 0.044 आपको जब याद रहेगा तो D is equal to 0.044 m ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। 0.044 को आप उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर लें 44 से, या हाइड्रोजन है H2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ऑक्सीजन है 42 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको ये इजी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप पहले ही रिमेंबर कर लें, याद कर लें। आइडियल गैस कांस्टेंट की SI यूनिट होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, जूल्स पर मोल पर केल्विन। R का फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, उसको रीअरेंज करके उसमें से R की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, R is equal to PV over NT। इसमें प्रेशर न्यूटन मीटर में पुट कर दें क्योंकि SI यूनिट में एनर्जी की, प्रेशर एनर्जी है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया एनर्जी है, SI यूनिट में एनर्जी की जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए उसकी वैल्यू लगा दें 101325, और वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो लेकिन SI सिस्टम में वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर है या मीटर क्यूब है, तो डेसीमीटर को आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लें, 22.414 डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 0.022414 मीटर क्यूब, डिवाइड कर लेंगे ना 1000 से उसको। इसी तरह 1 मोल मल्टीप्लाई 273, ये सारा हमारे पास आ जाता है 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में R की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल, तो जॉल में भी वैल्यू वही रहेगी, R इज इक्वल टू 8.3143। तो SI यूनिट R की आइडियल गैस कांस्टेंट की है जॉल पर मोल पर केल्विन, और उसकी वैल्यू है 8.3143।
न्यूटन मीटर में भी वही है, जॉल्स में भी वही है। लिखने में जो है वो ज्यादा जॉल्स पर मोल पर केल्विन यूज होता है। वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, देखिए पहले थी आरटीपी एसआई यूनिट, ठीक है ना। अब जो एसटीपी है, एसटीपी में क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोल तो वही रहेगा, केल्विन भी वही रहेगा। तो अब वैल्यू आएगी 0.0821, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो एसटीपी पे वैल्यू 0.0821 है और एसआई यूनिट में वैल्यू 8.3143 है। दोनों वैल्यूज याद कीजिए आप। डिफरेंट यूनिट्स में आर की वैल्यूज डिफरेंट है। आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट है। जैसा कि अगर हम प्रेशर को mmHg में लें, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg, इसलिए 0.0821 इंटू 760 डेसीमीटर क्यूब mmHg पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। 0.0821 को 760 से मल्टीप्लाई करें तो ये 62.4 हो जाए। तो एटमॉस्फेयर में 0.0821 थी, mmHg में 62.4 हो जाए। क्योंकि mmHg और टॉर सेम है, 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर या 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर, तो वैल्यू सेम रहेगी 62.4 डीएम क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दें तो 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। एनर्जी की फॉर्म में, न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में 8.3143 वैल्यू है, जॉल्स में 8.3143 है, 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, 8.3143 जॉल्स पर केल्विन पर मोल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल्स। तो जॉल्स को आप कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ मैंने क्यों डिस्कस की हैं, वो इसलिए कि अराउंड दी वर्ल्ड जब साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं और इंजीनियर्स वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट गेजेस अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट प्रेशर के लिए डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं जिनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, एक यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। आर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में कैलकुलेट की गई है। ये इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो ये सारी की सारी याद होनी चाहिए एक अच्छी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।